हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जियोमैटिक्स इंजीनियरिंग। और आज के लेक्चर में हम इमेज ट्रांसफॉर्मेशन इस डिजिटल प्रोसेसिंग के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा था कि डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग को 4 पार्ट्स में बांटा गया है, जिसमें प्री प्रोसेसिंग और इमेज एनहांसमेंट, इन दोनों को हमने रिवाइज कर लिया पहले एक के लेक्चर्स में। और आज के लेक्चर में हम इमेज ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। तो इमेज के ट्रांसफॉर्मेशन के डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट पर्पस के लिए अलग अलग मेथड्स हैं। और यहाँ पे ये 6 मेथड्स हैं जिनके बारे में बात की गई है, जो कि इमेज अरिथमेटिक ऑपरेशन है, पीसीए ट्रांसफॉर्मेशन है, टेसल्ट कैप ट्रांसफॉर्मेशन, कलर स्पेस ट्रांसफॉर्मेशन, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन और इमेज फ्यूजन। तो सबसे पहले बात करते हैं इमेज अरिथमेटिक ऑपरेशंस के बारे में। तो इमेज अरिथमेटिक ऑपरेशन में जो है 4 तरह के मेथड्स आते हैं: इमेज एडिशन, इमेज सब्ट्रैक्शन, इमेज मल्टीप्लिकेशन और इंडाइसेस। तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि इमेज ट्रांसफॉर्मेशन का जो है यूज क्यों किया जाता है। तो इमेज ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा इमेजेस की हेल्प से जो है आप एक नई इमेज जनरेट करते हैं, जिसमें कोई एक फीचर जो है हाईलाइट होकर दिखता है। जैसे अगर एनडीवीआई की बात करें तो आपने नियर इंफ्रारेड और रेड बैंड का यूज करके एक नई लेयर बना दी, जिसमें जो है वेजिटेशन फीचर जो है वो हाईलाइट होके आपको मिलते हैं। तो इमेज ट्रांसफॉर्मेशन के जितने भी मेथड्स हैं वो इसीलिए यूज किए जाते हैं ताकि आपको एक नई इमेज मिले जिसमें आप किसी पर्टिकुलर फीचर को हाईलाइट कर सकें। तो अरिथमेटिक ऑपरेशन में जो सबसे पहला मेथड था वो था इमेज एडिशन का। इमेज एडिशन, जैसा कि इसके नाम में ही सब कुछ मेंशन्ड है, 2 अलग अलग इमेजेस हैं, इनकी डीएन वैल्यूज जो है, इनकी डीएन वैल्यूज का जो है समेशन का यूज करके जब है कोई तीसरा आउटपुट जनरेट किया जा रहा हो, तो यहाँ समेशन और साथ में डिवीजन दोनों यूज हुआ है एवरेज कैलकुलेट करने के लिए। जैसे कि आपको कहीं का 2 अलग अलग टाइम पीरियड की इमेजेस हैं, टेम्परेचर इमेजेस है बेसिकली, और उनका एवरेज वैल्यू चाहिए आपको, तो आपने दोनों इमेजेस को जो है एवरेज कैलकुलेट कर देंगे। जितने भी जीआईएस सॉफ्टवेयर है सब में जो है रास्टर कैलकुलेटर, या फिर आपने मैनुअली भी अगर इंटर करना है कोई फॉर्मूला, उसके लिए भी सारे टूल्स अवेलेबल है। उसमें बस आपको आपकी बैंड इंटर करनी है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग और आपको जो है आउटपुट इमेज जो जनरेट होके मिल जाएगी। इसके बाद अगला जो टाइप था वो था इमेज सब्ट्रैक्शन का। तो इसके भी नाम में ही मेंशन्ड है क्लियरली कि 2 इमेजेस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको एक आउटपुट मिल जाएगा। इमेज सब्ट्रैक्शन का यूज कहाँ, चेंज डिटेक्शन के केस में करते हैं। जैसे अगर आपको लैंड यूज लैंड कवर कंपैरिजन करना हो, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 1987 की एक इमेजरी है और एक 1997 की इमेजरी है। दोनों इमेजेस में किस फीचर में कितने चेंजेस आए हैं, उसके लिए जो है हम सब्ट्रैक्शन मेथड का यूज करते हैं। दोनों इमेजेस को जो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो है हमें चेंज कितना हुआ है, कौन से फीचर इंक्रीज हुए हैं या कौन से फीचर डिक्रीज हुए हैं, उसके बारे में पता चल जाएगा। जैसे इस इमेज में ये रेड वाला जो फीचर है ये सारे डिक्रीज हुए हैं और ग्रीन वाला फीचर एरिया जो है ये इंक्रीज हुआ है। इसके बाद अगला जो टाइप है वो है इमेज मल्टीप्लिकेशन। इसके भी नाम में ही मेंशन है मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें क्या होता है, पिक्सल बाय पिक्सल जो है आपके डीएन वैल्यूज जो है मल्टीप्लाई कर दो तो आपको आउटपुट के फॉर्म में एक इमेज मिल जाती है। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, तीनों ही मेथड्स का यूज जो है इमेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किया जाता है। इसके बाद अगला जो हमारा था इंडाइसेस था और रेशियोज था। तो रेशियोज के बारे में बात करते हैं। तो रेशियोज क्या होते हैं, बेसिकली से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया था लास्ट ईयर के एग्जाम में, उसको डिस्कस करेंगे अभी, पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो जब भी हम रेशियो की बात करते हैं तो रेशियो कैलकुलेट करने से क्या होता है कि दोनों बैंड्स में अगर कोई एटमॉस्फेरिक इफेक्ट आ गया हो, हेज आ गया हो, या फिर कोई टेरेन इफेक्ट आ गया हो, शैडो आ गई हो, तो उसको रिमूव करने का काम करता है रेशियो। जैसे कि अगर एग्जाम्पल से बात करें तो इस इमेज में आप देख रहे होंगे ये एक माउंटेनियस रीजन है और इसके एक साइड जो है सनलाइट ब्राइट है और दूसरे साइड में जो है शैडो रीजन आ गया है टेरेन की वजह से। तो इससे क्या हो रहा है कि जो हमारे सेंसर को रिकॉर्ड हो रही है एनर्जी, वो हर एक अलग अलग बैंड में अलग अलग फीचर पे अलग अलग स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टर्स रिकॉर्ड हो रही है। तो इस जो टेरेन इल्यूमिनेशन या एटमॉस्फेयर का कुछ इफेक्ट जो इमेज में आ गया उसको जो है हम रेशियो मेथड से रिमूव कर सकते हैं। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो ये इजिप्ट का एक जियोलॉजिकल एरिया है जहाँ पे लाइमस्टोन अवेलेबल है और भी कुछ जियोलॉजिकल फीचर्स अवेलेबल है यहाँ पे। तो एक सिंगल बैंड है, थर्मल बैंड 1, ब्लू रेडिएशन है लैंडसेट 8 की। तो इसी लैंडसेट 8 की इमेज के अलग अलग बैंड पे हमें बैंड रेशियो अप्लाई करनी है। तो इस इमेज पे हमने बैंड 4 और 3 का यूज करके 4/3 करके एक रेशियो बनाया। तो ये एरिया जो है ये, जैसा कि मैंने बताया, हाईली इसमें
जियोलॉजिकल मिनरल्स और रॉक्स है। तो SWIR2 जो कि बैंड 7 है, इस बैंड में जो है हाइड्रोक्सिल्स एक तरह का मिनरल है जिसकी हाई अब्सॉर्बेंस होती है बैंड 7 में, और लैंडसाइट के बैंड 6 में जो है हाई रिफ्लेक्टेंस होती है आयरन ऑक्साइड के लिए। तो ऐसे ही हमने बैंड 7 और 6 को जो है अलग अलग बैंड रेशियो किया है। बैंड 6 को यहाँ पे बैंड 3 के साथ रेशियो निकाल के एक इमेज जनरेट की है, और बैंड 7 के साथ बैंड 5 के रेशियो करके एक आउटपुट जनरेट किया है। तो इतना कंफ्यूज नहीं होना है हमें, सिंपली ये याद रखना है कि डिफरेंट रेशियो आप कैलकुलेट करके एक इमेज में आपके पास 6-7 बैंड आ गई हैं, उस 6-7 बैंड में से आपने 2-2 बैंड जिसमें आपको लगता है जो भी फीचर आपको आइडेंटिफाई करना, उसकी हाई एब्जॉर्बेंस है या हाई रिफ्लेक्टेंस है, उसी बैंड का यूज करके जो आपको रेशियोज कैलकुलेट करना है। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, ये हमारे पास कुछ बैंड है, 6 बैंड है हमारे पास, 1 और 2 का एक साथ रेशियो कैलकुलेट कर लिया हमने, 3 और 4 का जो है एक साथ रेशियो कैलकुलेट कर लिया हमने, 5 और 6 का एक साथ रेशियो कैलकुलेट कर लिया हमने, और ये जो रेशियो कैलकुलेट होके एक आउटपुट इमेज बन के आई आपके पास, इस इमेज को जो आप फाइनल स्टैक कर लेंगे एक साथ, और इससे जब आप RGB क्रिएट करेंगे तो आपको जो है कुछ ऐसी इमेज बन के आएगी जिसमें जो आप जो भी फीचर आइडेंटिफाई करना चाहते हैं वो इजीली जो है आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बाकी टेक्सचर से, बाकी कलर से वो अलग रिप्रेजेंट होगा। तो रेशियो का यूज जो है आप इस तरीके से कर सकते हैं फीचर के आइडेंटिफिकेशन के लिए। सेम रेशियो के कॉन्सेप्ट पे जो है इंडाइसेस भी बने हुए हैं, जो इंडाइसेस हम यूज करते हैं डिफरेंट फीचर के आइडेंटिफिकेशन के लिए, जैसे NDWI, NDVI, इन सब का यूज करते हैं। तो ये इंडाइसेस भी जो है रेशियो वाले कॉन्सेप्ट से ही आया है। इसमें भी क्या होता है, 2 अलग अलग बैंड्स होती हैं, उसका यूज करके जो है आउटपुट इमेज जनरेट करते हैं। और इंडाइसेस में सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है वो है वेजिटेशन इंडाइसेस। तो वेजिटेशन इंडाइसेस के लिए हमेशा जो है नियर इंफ्रारेड और रेड बैंड यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है नियर इंफ्रारेड और रेड? क्योंकि एक थीमेटिक बैंड है बैंड 4 जो कि NIR को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बैंड 3 जो है यहाँ पे R को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोनों में जो स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स देखेंगे आप वेजिटेशन का, तो NIR में बहुत ज्यादा हाई है रिस्पॉन्स, और रेड में जो है बहुत ज्यादा लो है। तो इन दोनों बैंड्स का जब हम रेशियो निकालेंगे तो हमें एक हाई वैल्यू मिलेगी, और ये हाई वैल्यू जो है हमें जहाँ पे भी वेजिटेशन जो है अवेलेबल होगा, जहाँ जहाँ पे वो सारी हाई वैल्यू डिनोट करेंगे। तो इसीलिए जो है वेजिटेशन इंडाइसेस के लिए नियर इंफ्रारेड और इंफ्रारेड का यूज किया जाता है। ऐसे ही ड्राई सॉइल के लिए भी अगर आपको रेशियो यूज करना है तो इसमें क्या होगा, नियर इंफ्रारेड और रेड की अगर यूज करते हैं आप तो दोनों के लिए मॉडरेट वैल्यू मिलेगी आपको दोनों ही लेवल पे, और उसमें आप रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो आपको एक लो वैल्यू मिलेगी आउटपुट के फॉर्म में, जिसमें सारी लो वैल्यूज जो होंगी वो ड्राई सॉइल को इंडिकेट करेंगी। तो इंडाइसेस का कॉन्सेप्ट जो बेसिकली इसी से आया है कि कौन सा फीचर जो है किस स्पेक्ट्रल रेंज में कैसा रिफ्लेक्टेंस देता है। जैसे वेजिटेशन की अगर बात करें, यहाँ पे रिफ्लेक्टेंस कर्व बना हुआ है वेजिटेशन का, तो हर एक अलग अलग रेंज में, विजिबल में इसका अलग रिफ्लेक्टेंस है, नियर इंफ्रारेड में इसका हायर रिफ्लेक्टेंस है वेजिटेशन का, और शॉर्ट वेव इंफ्रारेड में जो है वाटर एब्जॉर्प्शन को भी देखा जाता है। तो वेजिटेशन में वाटर कंटेंट है तो वो शॉर्ट वेव इंफ्रारेड में आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बाद कुछ कॉमन इंडाइसेस है जिनका यूज किया जाता है डिफरेंट फीचर्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए। जैसे नॉर्मल अगर आपको वेजिटेशन इंडेक्स देखना है तो नियर इंफ्रारेड और रेड बैंड के रेशियो से आपको वेजिटेशन इंडेक्स मिल जाएगा। पर अगर आपको नॉर्मलाइज डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स देखना है तो NIR-R डिवाइडेड बाई NIR+R। तो ये जो रेशियो वाला कॉन्सेप्ट है उसी से लेके और भी अदर इंडाइसेस जो है, और भी अदर फॉर्मूलेज अलग अलग इंडाइसेस के लिए क्रिएट किए गए हैं। जैसे कि सॉइल एडजस्टेड वेजिटेशन इंडेक्स के लिए नियर इंफ्रारेड माइनस रेड डिवाइडेड बाई नियर इंफ्रारेड प्लस रेड प्लस L इंटू 1+L, और जिसमें L जो है ये कांस्टेंट है जो कि सॉइल की जो सेंसिटिविटी है वेजिटेशन के लिए उस वैल्यू को डिनोट करता है। और नॉर्मल इंटरमीडिएट वेजिटेशन कवर के लिए जो L की वैल्यू 0.5 यूज होती है, और अगर आप इसी L की वैल्यू को जो है 1 यूज कर लेते हैं तो ये SAVI जो है ये कन्वर्टेड टू नॉर्मलाइज डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स हो जाएगा। इसके बाद वेजिटेशन इंडेक्स और जो कॉमन इंडाइसेस है वो ट्रांसफॉर्म्ड वेजिटेशन इंडेक्स, परपेंडिकुलर वेजिटेशन इंडेक्स, नॉर्मलाइज डिफरेंस, स्नो इंडेक्स। ये सारे डिफरेंट टाइप के इंडाइसेस है जो कि अलग अलग बैंड की हेल्प से एक फीचर को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किए जाते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन है जो कि लास्ट ईयर आया था गेट में NDVI से रिलेटेड।
तो इसमें था कि लैंडसेट 8 के डिजिटल नंबर वैल्यूज दे दिए गए थे बैंड 4, 5 और 10 के लिए। बैंड 4 है, बैंड 5 है और बैंड 10 है। इसके लिए जो आपको डीएन वैल्यूज दे दी गई हैं वो दे दी गई है 80, 100 और 30। 80, 100 और 30। तो आपको जो है इससे एनडीवीआई वैल्यू कैलकुलेट करनी है 3 डेसिमल प्लेसेस तक। तो लैंडसेट 8 की बात की जा रही है और एनडीवीआई का जो फॉर्मूला होता है उसमें हमारा NIR माइनस आर डिवाइडेड बाई NIR प्लस आर। तो लैंडसेट 8 में जो है बैंड 4 और 5 जो होता है ये हमारी रेड बैंड और नियर इंफ्रारेड होती है। ये 10 का कोई काम ही नहीं है, ये बस कंफ्यूजन के लिए दिया गया है। तो हमारी जो 5 है ये NIR है 100 माइनस 80 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 80। इसको जैसे ही आप सॉल्व कर लेंगे आपको जो है करेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सॉल्व करने के बाद 0.111 आ जाएगा। सेम जो है गेट से एक और रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो रेशियो से जो क्वेश्चन आया था वो ये था कि बैंड रेशियो इन सैटेलाइट इमेज इंटरप्रिटेशन इज अप्लाइड टू। बैंड रेशियो को जो हम अप्लाई करते हैं किस पर्पस से करते हैं? एनहांस द स्पेक्ट्रल सेपरेशन, रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ टोपोग्राफी, एनहांस द इफेक्ट ऑफ टोपोग्राफी या फिर इंक्रीज स्पेशल डिफरेंसेस बिटवीन बैंड्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए और बी, क्योंकि हमने बैंड रेशियो में जैसा पढ़ा था पहला तो टोपोग्राफी का इफेक्ट जो शैडो और हेजीनेस आ जाती है उसको रिमूव करने के लिए करते हैं, और साथ ही जो है स्पेक्ट्रल सेपरेशन कैसे किस स्पेक्ट्रल सेपरेशन में फीचर्स इनहैंस हो रहे हैं उसके बारे में हम एनालाइज करते हैं बैंड रेशियो से। इसके बाद हम इमेज ट्रांसफॉर्मेशन के अगले मेथड के बारे में पढ़ते हैं जो कि पीसीए ट्रांसफॉर्मेशन। तो पीसीए ट्रांसफॉर्मेशन जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्या होता है बेसिकली? तो प्रिंसिपल कंपोनेंट ट्रांसफॉर्मेशन का काम होता है कि डेटा की जो डायमेंशनैलिटी उसको रिड्यूस करना है और उसके ओरिजिनल बैंड्स के इंफॉर्मेशन को भी सेव करना है। तो जैसा कि अगर आपने एक सैटेलाइट इमेज डाउनलोड की उसमें आपको 10-12 बैंड मिल गई, तो आप चाहते हैं कि इतना हैवी डेटा जो है मेरा फ्यूअर बैंड्स में, ये 10-12 जो बैंड है आपके 3 से 4 बैंड में जो है सिमट के आ जाए, पर जो है इस बैंड्स की जो इंफॉर्मेशन है वो भी साथ में सेफ रहे, आपकी ओरिजिनल बैंड की इंफॉर्मेशन। तो पीसीटी जो है यही काम करता है, इन आपकी मल्टीपल बैंड्स का डेटा इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हुए और डेटा की डायमेंशनैलिटी को रिड्यूस करता है, और यही जो न्यू बैंड्स आती हैं इसी को हम प्रिंसिपल कंपोनेंट्स बोलते हैं। प्रिंसिपल कंपोनेंट को अगर किसी दो बैंड्स को लेकर हम बात कर रहे हैं तो इसको जो है एक्स वाई स्कैटर प्लॉट में अगर हम प्लॉट करते हैं एक 2D स्पेस में, तो आपका जो है एक 2 बैंड स्कैटर प्लॉट बन के आता है, और ये जो है दोनों बैंड्स जो उसकी वैल्यूज के बीच में जो कितना रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो रहा है उसके बारे में बताता है, जो कि एक एलिप्स शेप में होता है। और यही अगर 3 बैंड्स के लिए यूज किया जाए तो एलिप्सॉइड शेप में होता है, और भी मल्टीपल बैंड्स के लिए यूज किया जा सकता है। तो प्रिंसिपल कंपोनेंट ट्रांसफॉर्मेशन को जो यूज करने का मैथमेटिकल तरीका उसके यहाँ पे स्टेप्स दिए हुए हैं, 6 स्टेप्स में बटा हुआ है, जिसमें पहला स्टेप होता है जो सेंटर द डेटा, देन अगेन कैलकुलेट द कोवेरिएंस मैट्रिक्स, आफ्टर दैट कैलकुलेट आइजेन वैल्यूज ऑफ द कोवेरिएंस मैट्रिक्स, देन कैलकुलेट आइजेन वेक्टर्स ऑफ द कोवेरिएंस मैट्रिक्स एंड ऑर्डर द आइजेन वेक्टर्स एंड फाइनली कैलकुलेट द प्रिंसिपल कंपोनेंट। तो इसमें जो बहुत सारे टर्म ऐसे आ गए जो जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है कि कोवेरिएंस मैट्रिक्स क्या होता है, आइजेन वैल्यू क्या होती है, आइजेन वेक्टर क्या होते हैं, तो इसको जो है प्रिंसिपल कंपोनेंट ट्रांसफॉर्मेशन को एक अलग लेक्चर में हम कवर करेंगे, जिसमें हम सिलेबस में अपने वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स, कोरिलेशन मैट्रिक्स, ये सारी चीजें, उन सब सारे कॉन्सेप्ट को हम एक अलग लेक्चर में, आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसमें जो है ये पीसीडी का जो कन्वर्जन का तरीका है, ये मेथडोलॉजी जो है उसमें आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगी जब आपको ये सारे टर्म समझ में आ जाएंगे। तो अगले लेक्चर में जो है हम इसके बारे में बात करेंगे। और प्रिंसिपल कंपोनेंट ट्रांसफॉर्मेशन का जो फाइनल कन्वर्जन का फॉर्मूला है वो यहाँ पे है, जो मैंने अभी स्टेप्स बात की, कोवेरिएंस मैट्रिक्स, आइजेन वेक्टर्स, और इन्हीं सब की वैल्यू को यूज करके जो है ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो कैसे होता है इसके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। अभी जो है हमने बेसिक प्रिंसिपल कंपोनेंट ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिक डेफिनेशन क्या उसके बारे में बात कर ली है कि बस ये जो है डेटा की डायमेंशनैलिटी को रिड्यूस करता है उसके ओरिजिनल बैंड्स की जो इन्फॉर्मेशन है उसको सेव करते हुए। जैसे कि यहाँ पे एक नॉर्मल बैंड्स है, बैंड 1 से 5 तक, और ये डेटा जो है रिड्यूस होके 1, 2, 3 बैंड्स में जो है सिमट गया है, क्योंकि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो आपकी PC1, PC2, PC3 में कवर हो गई है। तो इसके बारे में डिटेल में अगले लेक्चर में देखेंगे हम। तब तक हम अगला मेथड जो है हमारा टैसल्ड कैप ट्रांसफॉर्मेशन, इसके बारे में बात करते हैं। तो टैसल्ड कैप ट्रांसफॉर्मेशन जो है
ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे बेस्ड है, जो कि कॉथ एंड थॉमस ने 1976 में दी थी। टेसल कैप ट्रांसफॉर्मेशन हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे बेस्ड है और पीसीटी जो है हमारा कोवेरियंस मैट्रिक्स पे बेस्ड था। तो टेसल कैप ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये बेसिकली जो है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक क्रॉप का जो फ्रॉम जर्मिनेशन से जो मेच्योरिटी तक का स्टेज है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि बेयर सॉइल है तो वो रेड रहती है, फिर ग्रीन हुई सॉइल, फिर मेच्योरिटी के स्टेज तक पहुंच गई तो ये टिल्ट जो है इस कैप का ये क्रॉप की मेच्योरिटी को शो कर रहा है और इसकी जो डायरेक्शन है येलो के साइड में टिल्ट हो जाती है, क्योंकि मेच्योरिटी पे जो है क्रॉप का कलर ग्रीन से येलो कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी स्टेज को जो आइडेंटिफाई करने के लिए, ये जो 4 स्टेजेस है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए टेसल कैप ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज किया गया है। और इसी के लिए जो कॉथ एंड थॉमस है उन्होंने एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाया हुआ है, जो कि इसमें जो है जो वैल्यूज हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन की, ये सारे जो है फिक्स वैल्यूज है, इसी को आपको यूज करना है कहीं पे भी। लैंडसेट एमएसएस डेटा के लिए इन्होंने बनाया था उस टाइम में, जिसमें इन्होंने 4 कंपोनेंट डिफाइन किए थे, जो कि सॉइल की रेडनेस को, ग्रीनीनेस को, येलोनेस को और एक चौथा जो नॉन सच क्लास में डिवाइड किया था। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है जिसका यूज करके जो है आप इन चारों स्टेजेस के बारे में आइडेंटिफाई कर सकते हैं लैंडसेट एमएसएस डेटा के लिए। और इसी के बाद जो है लैंडसेट टीएम के डेटा ने इन्होंने एक अपडेट लाया एक नई ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक में, जिसमें जो है प्रॉपर आपको रेडनेस के लिए फॉर्मूला मिल गया, वैल्यूज के साथ में फिक्स वैल्यूज में हर एक बैंड जो है लैंडसेट टीएम की अप्लाई करनी है और आपका रेडनेस कैलकुलेट होके आ जाएगा, ग्रीनीनेस आ जाएगा, वेटनेस और हेजीनेस भी मिल जाएगी आपको। ये जो है ये 1986 में आया था। इस टेसल कैप ट्रांसफॉर्मेशन का यूज बेसिकली क्रॉप की जो जर्मिनेशन स्टेज से जो ग्रोथ तक की स्टेज है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। इसके बाद जो अगला इमेज ट्रांसफॉर्मेशन का हमारा मेथड है वो है कलर स्पेस ट्रांसफॉर्मेशन। तो कलर स्पेस ट्रांसफॉर्मेशन की बात करने से पहले हम जान लेते हैं कि कलर्स जो होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी कलर्स और सेकेंडरी कलर्स। प्राइमरी कलर जो होते हैं हमारे रेड, ग्रीन और ब्लू होते हैं, और इसी रेड, ग्रीन और ब्लू से मिलके जो है हमारे सेकेंडरी कलर येलो, मैजेंटा और श्यान बनता है। और जब इसी प्राइमरी कलर का इक्वल अमाउंट जब है तीनों का एक साथ आता है तो ये व्हाइट कलर बनता है। और इसी के ऑपोजिट अगर सेकेंडरी कलर की बात करें तो ये सेकेंडरी कलर जो है एक साथ मिलके प्राइमरी कलर्स को बनाते हैं। जैसे मैजेंटा और येलो को मिला दिया तो रेड कलर, येलो श्यान को मिला दिया तो ग्रीन कलर मिल गया, और श्यान और मैजेंटा को मिला दिया तो ब्लू कलर। और इन सेकेंडरी कलर्स के जो इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से जो है ये ब्लैक कलर बन के आता है। तो ये तो बेसिक जो है प्राइमरी और सेकेंडरी कलर की डेफिनेशन है। इसके बाद कुछ कलर के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं, जिसमें से पहला आता है कलर की बात करते हैं तो ब्राइटनेस। तो ब्राइटनेस जो है ये रेफर करती है कि हाउ मच लाइट अपीयर टू शाइन फ्रॉम समथिंग। ब्राइटनेस आप सबके फोन में, लैपटॉप में सब जगह होता है, जिसको आप कम या ज्यादा कर सकते हो। उसके बाद दूसरा जो कलर कैरेक्टरिस्टिक है ह्यू। ह्यू क्या होता है कि हम जो भी कलर देख रहे हैं उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, कौन से कलर जो है उसका ओरिजिन कलर है, ह्यू उसे रिप्रेजेंट करता है। ये जो आप इस इमेज में देख रहे होंगे, इस इमेज की जो ये आउटर मोस्ट कलर्स हैं, ये जो आउटर मोस्ट कलर है, इसी आउटर मोस्ट कलर सर्कल को जो है ह्यू बोलते हैं, क्योंकि ये कलर जो है ये अपने प्योरेस्ट फॉर्म में है। और इसी प्योरेस्ट फॉर्म में जो ये आउटर मोस्ट कलर है अपने प्योरेस्ट फॉर्म में, इसी सर्कल को वाले कलर को जो है ह्यू बोलते हैं। फिर इसके अलग अलग एक फैमिली में फिर अलग अलग इसके कलर शेड्स आ गए हैं, जो कि उसके प्योरिटी फिर कम होते गई है कलर की। इसके बाद जो तीसरा आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक वो होता है सैचुरेशन। सैचुरेशन क्या करता है, जैसा अभी हमने ह्यू की बात की, तो एक फैमिली में जैसे ये येलो फैमिली है, इस फैमिली में जो ये जितने कलर है लो टू हाई तक, सैचुरेशन इसी को रिप्रेजेंट करता है। इंटेंसिटी ऑफ कलर इन एन इमेज, जैसे ये रेड की इंटेंसिटी है डार्क से लाइट की तरफ अपीयर हो रही है ये, तो जैसे जैसे सैचुरेशन अगर डिक्रीज होगा तो वो कलर जो है वॉश आउट होते जाएगा, और सैचुरेशन जैसे जैसे इंक्रीज होगा कलर अपने प्योरेस्ट फॉर्म में अपीयर होगा। तो जैसा कि हम इमेज ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो इमेज ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ इंपॉर्टेंट कलर मॉडल्स हैं, जो कि आरजीबी रेड ग्रीन ब्लू मॉडल, एचएसआई ह्यू सैचुरेशन इंटेंसिटी मॉडल, और सीएमवाई श्यान मैजेंटा एंड येलो मॉडल। तो बारी बारी से बात करते हैं एक मॉडल के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं आरजीबी मॉडल के बारे में। तो आरजीबी कलर मॉडल जो है, कोई भी इंडिपेंडेंट डिजिटल इमेज आप लेते हो तो उसमें जो है मेन प्राइमरी कलर्स अवेलेबल रहते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू।
ये तीनों प्राइमरी कलर अवेलेबल होंगे उसमें। और इसी आरजीबी कलर मॉडल को अगर हम एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं, तो जैसा कि आप इस तीनों कॉर्नर्स पे देख रहे होगे, ये ब्लू वाले कॉर्नर में है, तो यहाँ पे ब्लू को 001 से रिप्रेजेंट किया, जो कि बताता है ये RGB, जहाँ पे ब्लू प्रेजेंट है वहां पे रेड और ग्रीन नहीं प्रेजेंट है। ऐसे रेड के केस में 100, मतलब रेड प्रेजेंट है और ग्रीन और ब्लू नहीं प्रेजेंट है। ग्रीन के केस में 010, रेड नहीं प्रेजेंट है, ग्रीन प्रेजेंट है और ब्लू नहीं प्रेजेंट है। और ऐसे इनके कॉम्बिनेशन से जो कलर्स बनते हैं, तो इन दोनों में जो है, जैसे येलो है तो इसमें 110 है, मतलब रेड और ग्रीन जो है यहाँ पे दोनों ही प्रेजेंट है। सेम शियान के लिए जो है ग्रीन और ब्लू प्रेजेंट है यहाँ पे और रेड नहीं प्रेजेंट है। मैजेंटा के केस में रेड और ब्लू प्रेजेंट है और ग्रीन नहीं प्रेजेंट है। और ऐसे इनकी जो सेंटर वाला पिक्सल है ये 000 रिप्रेजेंट करता है ब्लैक को, और जो कि ग्रे शेड के थ्रू व्हाइट तक ट्रेवल करता है। और इसमें जो ये ग्रे शेड स्पेक्ट्रम है, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि इक्वल अमाउंट ऑफ प्राइमरी कलर जो है, जो ब्लैक से व्हाइट लाइन तक जा रही है, वो ग्रे शेड को रिप्रेजेंट करती है। और हम आरजीबी मॉडल की बात कर रहे हैं, तो आरजीबी अगर तीनों बैंड्स को अलग अलग देखें हम, तो इसकी इंटेंसिटी जो है हम 0 से 255 तक, आप सबको ही पता होगा डीएन वैल्यूज जो होती है हमारी 0 से 255 तक 8 बिट की इमेज में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे रेड में जो है जितनी ज्यादा हायर वैल्यू है वो उतना ही ज्यादा ब्राइट अपीयर हो रही है, और जितनी ज्यादा लो वैल्यू है वो उतना ही डार्क अपीयर हो रही है। सेम जो है ग्रीन के लिए भी है, हायर वैल्यू लाइट अपीयर हो रही है और लोअर वैल्यू जो है डार्क अपीयर हो रही है। सेम केस ब्लू के लिए भी है। और जब भी ये कलर जो है अपने प्योरेस्ट फॉर्म में होता है, जैसे यहाँ पे आरजीबी के मिक्सचर में बस 255, ये पूरा 255 जो आर के पास ही है, तो ये एक प्योर कलर प्राइमरी कलर देगा। और जब इन तीनों कलर का मिक्सचर होगा थोड़ा थोड़ा, जैसे ये 255, 128, दो कलर्स का कॉम्बिनेशन है, ऑरेंज बना है, तो ये सेकेंडरी कलर है यहाँ पे। तो ये RGB जो है, ये तीनों कलर जब साथ में मिलते हैं तो तब जाके आपको कलरफुल इमेज जो है मिलती है। और इसी RGB कलर मॉडल से जो है एक और टर्म है पिक्सल डेप्थ, इसके बारे में बात करते हैं। पिक्सल डेप्थ क्या होता है? तो द टोटल नंबर ऑफ बिट्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट ईच पिक्सल इन RGB इमेज इज कॉल्ड पिक्सल डेप्थ। RGB की बात कर रहे हैं, RGB ये 3 बैंड है हमारे पास, और हर एक बैंड के एक पिक्सल जो है कितने बिट का है, इनका सम जो है उस इमेज की पिक्सल डेप्थ को रिप्रेजेंट करता है। जैसे 8 बिट की इमेज है, तो R बैंड का एक पिक्सल जो 8 बिट, ग्रीन का एक पिक्सल 8 बिट, ब्लू का एक पिक्सल 8 बिट, तो ये 8 को सम करेंगे तीनों को, तो 24 बिट जो है आपकी पिक्सल डेप्थ होगी एक 8 बिट की इमेज के लिए। और ये जो 0 to 255 डीएन वैल्यूज हैं आपकी, ये भी जो है 8 बिट से ही कैलकुलेट होके आती है। जैसा कि मैंने बताया था रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन में, कि जितने भी बिट की इमेज मिले आपको 2 to the पावर उतना कर दो तो आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। तो इसका 256 आता है वैल्यू, जो कि 0 to 255 तक रेंज करती है। इसके बाद जो अगला मॉडल है हमारा CMY मॉडल है, जो कि शियान, मैजेंटा और येलो मॉडल है। तो ये जो है इस मॉडल में होता है कि जो आपकी RGB इमेज है, 1 से अगर CMY को माइनस कर दोगे तो आपको RGB वैल्यू मिल जाएगी, और CMY के लिए जो है आपको 1 से अगर RGB को माइनस कर दोगे तो CMY वैल्यूज मिल जाएगी। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे RGB टू आपको CMY कन्वर्ट करना है, आपको RGB में पिक्सल वैल्यूज दे दी गई, जैसे अभी आपको NDVI वाले क्वेश्चन में दे दी गई थी डीएन वैल्यूज, ऐसी RGB की वैल्यूज दे दी गई 3 पिक्सल्स की। ये रेड की है 98, ग्रीन की 35 और ब्लू की 146। इसको आपको CMY में कन्वर्ट करना है। तो जब भी ऐसे फॉर्म में आ जाए वैल्यूज, तो पहले आपको जो है 0 to 1 की रेंज में लाना है इन वैल्यूज को। 0 to 1 की रेंज में कैसे लाओगे आप? तो आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 255 तक जाएगी, तो हर एक वैल्यू को आप 255 से डिवाइड कर दो, तो आपको एक नॉर्मलाइज्ड वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद CMY का जो हमारा फॉर्मूला है कि 1 - R, 1 - ग्रीन, 1 - ब्लू, सिंपली इन वैल्यूज को उठा के उस फॉर्मूले में पुट करना है और आपको CMY की वैल्यू पिक्सल लेवल पे जो है कन्वर्ट होके मिल जाएगी। ऐसे ही जो है हमारा कलर मॉडल में जो तीसरा मॉडल है वो है HSI कलर मॉडल। तो HSI जो है ह्यू, सैचुरेशन और इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ह्यू क्या होता है इसके बारे में हमने पहली बात कर ली थी। ये जो 0 से 360 तक ये सारे जो आउटर मोस्ट वाले प्योर कलर है, ये ह्यू को डिस्क्राइब करते हैं। सैचुरेशन क्या होता है? ये डिस्क्राइब्स हाउ मच द कलर इज डाइल्यूटेड विद द व्हाइट लाइट। ये जो सैचुरेशन है, ये जितना
अपने प्योरेस्ट फॉर्म में जा रहा है, ब्राइट अपीयर हो रहा है, जितना डार्कनेस की तरफ जा रहा है उतना वॉश आउट या फेडेड अपीयर हो रहा है। तो सैचुरेशन भी है 0 से 1 तक इसकी वैल्यू रेंज करती है। और तीसरा जो है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी जो है ब्लैक टू व्हाइट रिप्रेजेंट होती है, जो कि जिसमें 0 मतलब ब्लैक और 1 मतलब व्हाइट। तो इसकी भी वैल्यू अगर नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में देखें तो 0 to 1 के बीच में रेंज करती है, और ऐसे इसकी वैल्यू 0 to 255 तक के बीच में होती है। और अगर आपको RGB to HSI में कन्वर्ट करने के लिए आ जाए तो उसके लिए जो है ये फॉर्मूला है, जिसमें जो है RGB to HSI कन्वर्ट होता है। तो 3 स्टेप्स में आपको एक बार ह्यू कैलकुलेट करना होता है, एक बार सैचुरेशन और एक बार इंटेंसिटी। तो आपको RGB की वैल्यू मिल गई, R की वैल्यू कुछ मिल गई, G की वैल्यू कुछ मिल गई और B की मिल गई कुछ। जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में हमें मिला था 98 था, 35 और 146। तो जब भी कोई भी ऐसा कलर मॉडल में कन्वर्जन करना हो तो सबसे पहला काम आप यही करोगे कि हर एक वैल्यू को जो RGB की उसको नॉर्मलाइज फॉर्म में ले आओगे डिवाइडेड बाय 255 करके। इसके बाद जो है ह्यू कैलकुलेट करना है हमें। तो ह्यू के लिए जो है थीटा कैलकुलेट करना होगा, और थीटा में जो आपके पास रेड की वैल्यू है, ग्रीन की वैल्यू है, ब्लू की वैल्यू है, नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में उसको इस फॉर्मूले में पुट करोगे आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। और थीटा की वैल्यू जो है कब यूज करनी ह्यू के लिए, अगर आपकी ये जो ब्लू वाली वैल्यू है, ब्लू वाली वैल्यू जो है ये लेस देन इक्वल टू ग्रीन है, ग्रीन से लेस देन इक्वल टू तो नहीं है हमारी वाली वैल्यू, तो हमें जो है 360 माइनस थीटा, जब हमारा बी जो है ग्रेटर देन जी हो, ग्रीन हो, तो 360 माइनस थीटा यूज करना है। तो जो है आपको ये थीटा वाली वैल्यू यहाँ पुट करनी है और ह्यू की वैल्यू जो आपको मिल जाएगी कैलकुलेट होके। इसके बाद सैचुरेशन के लिए सेम आपके पास RGB की वैल्यूज है 1 माइनस 3 बाई R प्लस जी प्लस बी इंटू मिनिमम ऑफ RGB। इन तीनों RGB की वैल्यू जो है, मिनिमम जो है ग्रीन की वैल्यू है, यहाँ पे ग्रीन की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे करके आप सैचुरेशन कैलकुलेट कर लोगे। फिर उसके बाद आपको इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो 1/3 इंटू R प्लस जी प्लस बी। तो RGB की वैल्यूज जो है इसमें पुट करोगे और आपको इंटेंसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। तो ऐसे करके जो है आप RGB to HSI कन्वर्जन भी कर सकते हो। इसके बाद इमेज ट्रांसफॉर्मेशन का जो अगला मेथड था वो था फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन पे जो है मैंने एक अलग ही लेक्चर में पूरा फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन कवर किया हुआ है, तो वहां से इसको देख सकते हैं। तब तक के लिए हम अगला जो मेथड है इमेज ट्रांसफॉर्मेशन का, इमेज फ्यूजन, इसके बारे में बात करते हैं। तो इमेज फ्यूजन क्या होता है? बेसिकली इमेज फ्यूजन एक टेक्निक है जिसमें हम किसी सेम रीजन की जो है मल्टी स्पेक्ट्रल इमेज, ये मल्टी स्पेक्ट्रल इमेज है, और सेम रीजन की पैनक्रोमैटिक इमेज, इसका इन दोनों का यूज करके, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो है हम एक फ्यूज्ड इमेज क्रिएट करते हैं। किस पर्पस के लिए क्रिएट करते हैं? रिजोल्यूशन हाई करने के लिए। क्योंकि अगर आपको पता होगा तो किसी भी सैटेलाइट इमेज की जो मल्टी स्पेक्ट्रल इमेज वाली इमेज होती है उसकी जो स्पेशल रिजोल्यूशन है, मल्टी स्पेक्ट्रल की जो रिजोल्यूशन होती है वो लो होती है पैनक्रोमैटिक के मुकाबले। अगर मल्टी स्पेक्ट्रल जो है आपका 30 मीटर है, पैनक्रोमैटिक जो होगा वो 15 मीटर होगा। ऐसा मैक्सिमम केसेस में होता है कि उसके जो है आधे के बराबर जो है पैनक्रोमैटिक का स्पेशल रिजोल्यूशन होता है। तो हम इन दोनों पैनक्रोमैटिक और मल्टी स्पेक्ट्रल के फ्यूजन से एक इमेज क्रिएट करते हैं, जो कि हमारी एक मल्टी स्पेक्ट्रल इमेज मिल जाए हमें हाई रिजोल्यूशन की। तो एग्जैक्टली 15 मीटर की तो नहीं मिल जाती, पर इस 13 और 15 के बीच में किसी रेजोल्यूशन की इमेज जो है हमें मिल जाती है, जो कि एक हाई रेजोल्यूशन फ्यूज्ड इमेज होती है। तो इमेज फ्यूजन करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे मल्टीप्लिकेटिव फ्यूजन, ब्रोवेरी ट्रांसफॉर्म फ्यूजन, PCA ट्रांसफॉर्म फ्यूजन, IHS ट्रांसफॉर्म फ्यूजन। तो मल्टीप्लिकेटिव फ्यूजन क्या होता है? इसमें जो है हमारी जो मल्टी स्पेक्ट्रल इमेज की DN वैल्यू और पैनक्रोमैटिक की DN वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमें जो है एक फ्यूज्ड इमेज मिल जाती है। ऐसे ही अगला जो मेथड हमारा ब्रोवे ट्रांसफॉर्मेशन फ्यूजन, इसमें तीनों बैंड के लिए अलग अलग फ्यूजन होता है, रेड, ग्रीन, ब्लू के लिए। तो रेड के लिए जो आपको बैंड 3 डिवाइडेड बाय बैंड 1 प्लस 2 प्लस 3 इंटू जो है पैनक्रोमैटिक। सेम जो है बैंड 2 जो कि बैंड ग्रीन है उसके लिए भी होगा सेम फॉर्मूले पे, बस ये 3, 2 और 1 ये जो पहला वाला है इसकी प्लेस जो है रेड, ग्रीन और ब्लू से चेंज हो रही है। तो ब्रोवे ट्रांसफॉर्म फ्यूजन में ऐसे करके आप जो है तीनों बैंड को इंडिविजुअली फ्यूज करके फिर उसका स्टैक करके एक मल्टी स्पेक्ट्रल इमेज जो है आप यूज कर सकते हो। इसके बाद जो अगला मेथड है वो है PCA ट्रांसफॉर्म फ्यूजन, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। तो फ्यूजन में इसका यूज कैसे किया जाता है? PCA ट्रांसफॉर्मेशन के हेल्प से जो है प्रिंसिपल कंपोनेंट्स जनरेट किए जाते हैं। उसके बाद जो है PC1 को रिमूव किया जाता है। क्यों? क्योंकि PC1 में जो है मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो है हर बैंड की आ जाती है।
तो इसको रिमूव करके बस इसकी न्यूमेरिकल रेंज की जो मिन मैक्स रेंज है उसको रखते हैं और पैनक्रोमेटिक इमेज को वापस से रीमैप करते हैं। उसकी जो हिस्टोग्राम की वैल्यूज है PC1 वाली जो न्यूमेरिकल रेंज की मिन मैक्स की वैल्यू है उस रेंज में रखते हुए, और उसके बाद जब ये रेंज कन्वर्जन हो जाता है तब इस पैनक्रोमेटिक इमेज को जो हम PC1 के सब्स्टिट्यूट में यूज करते हैं। उसके बाद रिवर्स PCA ट्रांसफॉर्म अप्लाई करके जो है PCA ट्रांसफॉर्मेशन फ्यूजन मेथड का यूज करते हैं। इसके बाद जो अगला मेथड है वो IHS ट्रांसफॉर्म फ्यूजन। तो इसमें जो है बैंड्स का जो फ्यूजन होता है वो IHS स्पेस में होता है, और इसमें जो है पैनक्रोमेटिक इमेज जो होती है इंटेंसिटी HSI में जो है हमारा IHS इंटेंसिटी ह्यू सैचुरेशन होता है। तो पैनक्रोमेटिक इमेज जो है इसमें इंटेंसिटी के रिप्लेसमेंट में यूज की जाती है। और उसके बाद ह्यू सैचुरेशन कंपोनेंट जो ओवर सैंपल किया जाता है पैनक्रोमेटिक रिजोल्यूशन के साथ, और फिर रीट्रांसफॉर्मेशन होता है बैक टू द ओरिजिनल RGB स्पेस में। ऐसे करके IHS ट्रांसफॉर्म फ्यूजन का यूज किया जाता है डेटा फ्यूजन के लिए। इसके बाद एक और फ्यूजन का मेथड है वेवलेट ट्रांसफॉर्म फ्यूजन, जो कि काफी कॉम्प्लेक्स मेथड है और ये सिमिलर टू फोरियर ट्रांसफॉर्म मेथड पे बेस्ड है। और फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है एक अलग लेक्चर में मैंने कवर किया हुआ है, तो वहां से आप देख सकते हैं। और अगले लेक्चर में जो हम ये PCA ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसी के बारे में, ये जो सारे टर्म्स हैं हमारे सिलेबस में भी हैं, कोवेरिएंस मैट्रिक्स, आइजन वैल्यूज, तो ये सारे टर्म्स को जो हम एक अलग लेक्चर में कवर करेंगे। तो आई होप कि आप सबको इस लेक्चर से जो इमेज ट्रांसफॉर्मेशन के सारे मेथड्स के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप सबका इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।